सोचिए, अगर कोई ये कहे कि जब हम पानी शब्द बोलते हैं ना, तो असल में हम पानी के बारे में कुछ भी सकारात्मक या पॉजिटिव नहीं बता रहे हैं। हाँ, मतलब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है शुरुआत में। बिल्कुल। बल्कि हम केवल ये तय कर रहे हैं कि वो चीज़ आग नहीं है, पत्थर नहीं है या हवा नहीं है। मेरा मतलब है ये विचार ही कितना हैरान करने वाला है कि हमारी पूरी भाषा, हमारे सोचने का पूरा तरीका केवल इस बात के इर्द गिर्द घूमता है कि क्या नहीं है। सही कहा। और ये कोई आज का विचार नहीं है, ये भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी और सबसे जटिल बौद्धिक लड़ाइयों में से एक के बिल्कुल केंद्र में है। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। और ये एक ऐसा विचार है जो भाषा और इंसान के समझने की पूरी नींव को हिलाकर रख देता है। क्योंकि हम इंसान अक्सर यही मानकर चलते हैं ना कि हम जो शब्द बोलते हैं वे वास्तविकता को सीधे तौर पर पकड़ते हैं। बिल्कुल। जैसे हमने पेड़ कहा तो सामने सचमुच एक पेड़ का ठोस वजूद है। हाँ, लेकिन 11वीं सदी के बौद्ध दार्शनिक रत्नकीर्ति और न्याय दर्शन के दिग्गज विद्वान उदयन के बीच जो ये ऐतिहासिक टकराव हुआ, वो इस आरामदायक मान्यता के बिल्कुल परखच्चे उड़ा देता है। अच्छा, तो आइए इस पूरे मुद्दे को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो एक अत्यंत जटिल और प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ है। इसका नाम है रत्नकीर्ति द्वारा उदयन के अपोह सिद्धांत का खंडन। सही बात है। और इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य सिर्फ कोई इतिहास खंगालना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन तो उस बुनियादी ढांचे की तार्किक पड़ताल करना है कि एक इंसान इस दुनिया को असल में कैसे देखता है। मेरा मतलब है, क्या हमारे द्वारा बनाई गई जो श्रेणियां हैं, जैसे किसी चीज का पेड़ होना या किसी चीज का नीला रंग, क्या वे सचमुच बाहरी दुनिया में भौतिक रूप से मौजूद हैं? या फिर क्या ये सब सिर्फ हमारे दिमाग के भीतर चल रहे किसी अदृश्य सॉफ्टवेयर का हिस्सा हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारी आंखें किसी वस्तु से टकराती हैं तो उस सूक्ष्मतम क्षण में, उस पहले पल में वास्तव में क्या घटित होता है, और उसके तुरंत बाद हमारा दिमाग क्या खेल खेलता है। हाँ, तो न्याय दर्शन, जिसका प्रतिनिधित्व इस बहस में उदयन कर रहे हैं, वो यथार्थवाद या जिसे हम अंग्रेजी में रियलिज्म कहते हैं, उसका एक काफी सॉलिड रूप है। उनका स्पष्ट तर्क है कि जो सार्वभौमिक श्रेणियां हैं, जिन्हें वे जाति या यूनिवर्सल्स कहते हैं, वे मन से स्वतंत्र होकर बाहरी दुनिया में सचमुच मौजूद हैं। एक मिनट, तो यहाँ एक बड़ी तार्किक उलझन पैदा होती है। अगर गोत्व यानी गाय होने का जो गुण है वो केवल हमारे दिमाग का एक लेबल नहीं है, बल्कि एक वास्तविक, स्वतंत्र और भौतिक चीज है, तो वो काम कैसे करता है? मतलब वो इस दुनिया में रहता कहाँ है? न्याय दर्शन के अनुसार ये जो गोत्व है वो एक नित्य और शाश्वत सत्य है और ये दुनिया की हर एक गाय के भीतर निवास करता है। अच्छा। हाँ, तो जब कोई किसी गाय को देखता है तो वो केवल एक विशिष्ट आकार या रंग नहीं देख रहा होता, वो सीधे तौर पर उस शाश्वत गोत्व को भी देख रहा होता है। लेकिन रुकिए, इसमें तो मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। वो कैसे? मेरा मतलब है, अगर गोत्व एक अकेली, अखंड और शाश्वत चीज है, तो वो एक ही समय में मथुरा में खड़ी गाय और काशी में खड़ी गाय में एक साथ कैसे मौजूद हो सकती है? क्या वो गोत्व हर गाय में पूरा का पूरा मौजूद है या उसके टुकड़े होकर अलग अलग गायों में बटे हुए हैं? अरे वाह, आपने बिल्कुल वही अचूक तार्किक प्रहार किया है जो बौद्ध दार्शनिक रत्नकीर्ति करते हैं। सच में? हाँ, रत्नकीर्ति उदयन के इस सिद्धांत की धज्जियां उड़ाते हुए ठीक यही पूछते हैं कि यदि सार्वभौमिकता अखंड है और वो एक गाय में पूरी तरह से मौजूद है, तो फिर वो किसी दूसरी गाय में मौजूद ही नहीं हो सकती। क्योंकि वो तो पहले से ही पहली गाय में पूरी तरह से भरी हुई है ना? बिल्कुल। और यदि वो टुकड़ों में मौजूद है तो फिर वो अखंड सार्वभौमिकता रही ही कहाँ? सही बात है। और इसके आगे भी तो एक अजीब सी, बल्कि कहूँ तो हास्यास्पद स्थिति बनती है। बताइए। अगर मान लीजिए किसी गाय की मृत्यु हो जाती है, तो उस गाय के भीतर मौजूद उस शाश्वत गोत्व का क्या होता है? क्या वो गोत्व भूत की तरह हवा में तैरने लगता है या वो उड़कर किसी नई पैदा हुई बछड़ी में प्रवेश कर जाता है? हाँ, रत्नकीर्ति इसी बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये पूरी धारणा तार्किक रूप से बिल्कुल बेतुकी है। उनके अनुसार बाहरी दुनिया में जाति या सार्वभौमिकता जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो फिर बाहर है क्या? बाहरी दुनिया में केवल और केवल विशुद्ध, क्षणिक और अद्वितीय इकाइयां हैं। बौद्ध दर्शन में इसे स्वलक्षण कहा गया है, यानी रॉ डेटा। रॉ डेटा, समझ गई। ये वो वास्तविकता है जो हमारे दिमाग के दखल देने से ठीक पहले मौजूद होती है। ये पूरी तरह से निर्विकल्पक है। निर्विकल्पक मतलब? मतलब इसमें कोई अवधारणा, कोई नाम या कोई श्रेणी नहीं जुड़ी है।
बस शुद्ध अनुभव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी नजर किसी चीज पर पड़ती है तो वो पहला क्षणिक अनुभव केवल वही असली सत्य है। बिल्कुल सही। मैंने स्रोत सामग्री में पढ़ा था, ग्रंथों में इसे बालमूकादि ज्ञान प्रख्यम कहा गया है, जिसका अर्थ है एक शिशु या किसी गूंगे व्यक्ति के ज्ञान की तरह, है ना? हाँ, जो सब कुछ महसूस तो करता है, देखता सब है, लेकिन उस पर शब्दों का या धारणाओं का आवरण नहीं चढ़ाता। और जैसे ही वो पहला क्षण बीतता है, हमारा दिमाग उस कच्चे डेटा पर कब्जा कर लेता है। एकदम सही। दिमाग उस अद्वितीय अनुभव पर जाति या नाम थोप देता है। वो तुरंत कहता है कि अरे ये एक गाय है। हाँ, और रत्नकीर्ति स्पष्ट करते हैं कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से हमारी अपनी मानसिक रचना है। ये एक सविकल्पक ज्ञान है। हाँ, ये एक भ्रम है जिसे हम अक्सर वास्तविकता मान बैठते हैं। जैसी कोई चीज है ही नहीं। अगर सब कुछ केवल अद्वितीय और हर पल बदलने वाला है, तो हम इस दुनिया में आम व्यवहार कैसे करते हैं? स्नातक स्तर के छात्रों के लिए अगर हम इसे थोड़ा आसान बनाएं, तो कोई यह पूछेगा कि हम एक जानवर को देखकर उसे गाय कैसे कह देते हैं और घोड़ा क्यों नहीं कहते? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। हमारा दिमाग इन अलग-अलग चीजों को एक ही श्रेणी में कैसे मानता है? हाँ, इसी सवाल के जवाब में बौद्ध तर्कशास्त्र का सबसे मारक हथियार सामने आता है, और वो है अपोह का सिद्धांत। अपोह मतलब बहिष्कार, या जिसे हम अंग्रेजी में एक्सक्लूजन कहते हैं। बिल्कुल। रत्नकीर्ति समझाते हैं कि जब हम गाय शब्द का उपयोग करते हैं तो हम किसी असली या सार्वभौमिक गोत्व की ओर इशारा नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ अस्तित्व में है ही नहीं। तो फिर दिमाग क्या कर रहा होता है? संस्कृत में अगोत्व की निवृत्ति कहा गया है, यानी जो गाय नहीं है उसका निषेध करना। अरे ये तो कुछ कुछ वैसे ही काम करता है जैसे आज के समय में हमारे ईमेल का स्पैम फिल्टर काम करता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। ये तुलना इस पूरी यांत्रिकी को समझने के लिए एकदम सही बैठती है। क्योंकि देखिए, एक स्पैम फिल्टर वास्तव में ये नहीं जानता कि एक अच्छा ईमेल या काम का ईमेल क्या होता है। उसके पास अच्छेपन की कोई यूनिवर्सल परिभाषा नहीं होती। हाँ, वो बस बुरे को हटाता है। बिल्कुल, वो बस स्पैम के लक्षणों को खोजता है, जैसे लॉटरी जीतने का अजीब सा दावा, अजीब से लिंक, और उन्हें बाहर निकाल फेंकता है। जो बच जाता है उसे वो इनबॉक्स में डाल देता है और हम कहते हैं कि ये अच्छा ईमेल है। रत्नकीर्ति ठीक इसी तर्क को हमारी विचार प्रक्रिया और हमारी भाषा पर लागू करते हैं। स्पैम फिल्टर की तरह ही हमारा दिमाग गाय की किसी सकारात्मक सार्वभौमिकता को नहीं पहचान रहा है। वो बस गैर गाय को हटा रहा है। हाँ, वो केवल उन आकारों और गुणों को हटा रहा है जो कुत्ता, घोड़ा या पेड़ हैं। जब हम नीला रंग देखते हैं तो हम वास्तव में अनीला पोह का अनुभव कर रहे होते हैं। अनीला पोह यानी जो नीला नहीं है उसका बहिष्कार। हमारे शब्द कभी भी सकारात्मक वास्तविकता को सीधे नहीं छूते, वे केवल बाकी सारी संभावनाओं का निषेध करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी तार्किक उलझन पैदा होती है, और मैं उदयन की तरफ से एक रैपिड फायर चुनौती देना चाहूंगी। बिल्कुल, पूछिए। क्या ये एक तरह का सर्कुलर लॉजिक या चक्रक दोष नहीं है? न्याय दर्शन के समर्थक उदयन तो इस पर निश्चित ही पलटवार करेंगे। उनका पलटवार क्या होगा? अगर कोई ये जानना चाहता है कि गैर गाय क्या है, तो उसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि गाय क्या है। हाँ, और अगर उसे पहले से ही पता है कि गाय क्या है, तो फिर इस पूरी बहिष्कार की प्रक्रिया की जरूरत ही क्या है? मान गए। उदयन का यह सबसे शक्तिशाली प्रहार है इस बहस में। उनका भी यही तर्क है कि निषेध हमेशा किसी सकारात्मक आधार पर ही टिका होता है। हाँ, आप किसी चीज को तब तक गैर गाय नहीं कह सकते जब तक आपके पास गाय का एक स्पष्ट सकारात्मक विचार ना हो। तो फिर रत्नकीर्ति इस जाल से कैसे निकलते हैं? क्योंकि सतह पर देखने पर तो उदयन का तर्क बिल्कुल अकाट्य और सॉलिड लगता है। रत्नकीर्ति इसका उत्तर बहुत ही सूक्ष्मता से देते हैं। वे कहते हैं कि हमें पहले से किसी सकारात्मक गाय को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसे पहचानेंगे? जो चीज हमारे सामने है वह अपने आप में एक स्वलक्षण है, एक अद्वितीय वास्तविकता है। जब हम उसे देखते हैं तो वो अनुभव अपने स्वभाव से ही अन्य चीजों से अलग होता है। यह भिन्नता या यह अलगाव ही उसका मूल स्वभाव है। हमें किसी सार्वभौमिक गाय की जरूरत नहीं है। हमें बस यह अनुभव करना है कि सामने मौजूद यह विशिष्ट चीज उन अन्य चीजों से अलग काम करती है जिन्हें हमने अतीत में देखा है। यानी ये बहिष्कार कोई बाद में सोची गई लॉजिकल प्रोसेस नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह हमारे अनुभव करने के तरीके में ही गहराई से अंतर्निहित है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक समस्या मुझे नजर आ रही है। बताइए। अगर सब कुछ केवल क्या नहीं है,
पर ही आधारित है, तो जब मैं पेड़ शब्द सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में तुरंत हरे पत्तों और भूरे तने की एक स्पष्ट सकारात्मक छवि क्यों बनती है? गैर पेड़ या शून्य जैसी कोई नकारात्मक चीज क्यों नहीं दिखाई देती? अगर भाषा केवल बहिष्कार कर रही है तो ये पॉजिटिविटी कहाँ से आ रही है? रत्नकीर्ति अपने ग्रंथों में स्पष्ट करते हैं कि वह सकारात्मक छवि केवल एक बात की मानसिक रचना है। इसे उन्होंने विकल्प कहा है। मतलब वो छवि असली नहीं है। हमें लगता है कि हम सीधे एक सकारात्मक पेड़ को देख रहे हैं, लेकिन हमारी अवचेतन प्रक्रिया बहिष्कार की ही होती है। वो सकारात्मक छवि अपना पूरा अर्थ केवल अन्य सभी गैर वृक्षों से अलग होने के कारण ही पाती है। समझ रहे हूँ। शब्द कभी भी उस प्रत्यक्ष क्षणिक वास्तविकता को नहीं छू सकते। वे केवल हमारे द्वारा बनाए गए मानसिक संकेतों और सामाजिक समझौतों के आधार पर काम करते हैं। इन समझौतों को संकेत कहा गया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई कहता है यहाँ पानी है, तो वो सकारात्मक अस्तित्व दार्शनिक रूप से एक तरह का भ्रम है? हाँ, व्यावहारिक जीवन में वो पानी आपके काम आ सकता है, आपकी प्यास बुझा सकता है। हाँ, प्यास तो बुझानी ही है। बिल्कुल, लेकिन दार्शनिक और तार्किक रूप से पानी शब्द उस असली भौतिक तरल पदार्थ तक कभी पहुंचता ही नहीं है। ये केवल हमारे दिमाग द्वारा बनाए गए एक मानसिक बाड़े को दर्शाता है, जो गैर पानी के अभाव को रेखांकित करता है। बाप रे! अगर हमारी भाषा और हमारी मानसिक श्रेणियां केवल अपोह या बहिष्कार पर आधारित हैं और वे असली वास्तविकता को कभी सीधे छूती ही नहीं हैं, तो फिर हमारी चेतना में भ्रम कैसे पैदा होते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हाँ, मैंने स्रोत सामग्री में देखा था कि भ्रम के कुछ बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं, जैसे शुक्ति रजत और मरीचिका। अगर सब कुछ केवल बहिष्कार ही है, तो एक इंसान सीप को देखकर उसे चांदी क्यों मान लेता है? भ्रम का ये पूरा मनोविज्ञान अपोह सिद्धांत को समझने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी है। शुक्ति रजत का ही उदाहरण लेते हैं, जहां समुद्र तट पर पड़ी एक सीप को दूर से देखकर लोग चांदी समझ लेते हैं। ऐसा तो अक्सर होता है। हाँ, तो जब नजर उस सीप पर पड़ती है, तो आंखें सिर्फ चमक और आकार ग्रहण करती हैं। वो विशुद्ध स्वलक्षण है, रॉ डेटा। लेकिन यहीं पर दिमाग की बहिष्कार प्रक्रिया में एक बड़ी त्रुटि हो जाती है। वो त्रुटि कैसे होती है? क्या दिमाग सही चीजों को खारिज नहीं कर पाता? सटीक रूप से, दिमाग अपने अतीत के मजबूत अनुभवों और इच्छाओं के कारण, जिन्हें दर्शन में संस्कार और वासना कहा जाता है, उस चमक को गैर चांदी से अलग करने में विफल रहता है। अच्छा, मतलब दिमाग पुरानी यादों के झांसे में आ जाता है। बिल्कुल, वो सही बहिष्कार नहीं कर पाता और उस कच्चे डेटा पर चांदी की एक गलत मानसिक श्रेणी थोप देता है। इसी तरह मरीचिका या रेगिस्तान में पानी के भ्रम में भी यही होता है। वहां भी गर्मी और रोशनी का धोखा होता है। हाँ, गर्मी और प्रकाश की तरंगों का जो कच्चा अनुभव है, दिमाग उसे गैर पानी से अलग करने में नाकाम रहता है। तो भ्रम कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर दुनिया में सचमुच मौजूद है। भ्रम बस हमारे दिमाग के उस अपोह सॉफ्टवेयर की एक विफलता है जो चीजों को अलग अलग श्रेणियों में छांटने का काम कर रहा था। और मजे की बात यह है कि ये केवल रेगिस्तान या समुद्र तट तक सीमित नहीं है। अगर आप आज के समय में देखें, तो ये यांत्रिकी हमें बताती है कि रोजमर्रा की बातचीत में इतनी गलतफहमियां क्यों होती हैं। अरे हाँ, ये तो एक बहुत ही गहरा बिंदु है। और आधुनिक विज्ञान, खासकर कॉग्निटिव साइंस, भी तो यही कहता है ना कि हमारा दिमाग चीजों को श्रेणियों में बांटता है। बिल्कुल। जब दो लोग किसी एक ही मुद्दे पर या किसी एक ही भौतिक वास्तविकता को देखकर बहस कर रहे होते हैं, तो वे तकनीकी रूप से एक ही रॉ डेटा के संपर्क में होते हैं। लेकिन क्योंकि उनके दिमागों में मौजूद अलग अलग संस्कार और पूर्व अनुभव अलग अलग हैं, तो उनकी बहिष्कार की प्रक्रिया भी अलग तरह से चल रही होती है। एकदम सही। एक व्यक्ति का दिमाग कुछ तथ्यों को गैर प्रासंगिक मानकर बाहर कर रहा होता है, जबकि दूसरे व्यक्ति का दिमाग उन्हीं तथ्यों को केंद्र में रख रहा होता है। यानी वे एक ही वास्तविकता को देख रहे हैं, लेकिन उनके अपोह के फिल्टर बिल्कुल अलग अलग हैं। इसीलिए शायद शब्द कभी भी दो लोगों के बीच सच्चाई का पूर्ण और सटीक हस्तांतरण नहीं कर सकते। बिल्कुल, हर किसी का अपना फिल्टर है। तो अगर हम इस पूरे वैचारिक युद्ध को एक साथ रखकर देखें, तो मुझे लगता है कि उदयन और रत्नकीर्ति के बीच की ये जो खाई है, वो कभी नहीं भर सकती, क्योंकि उनके सोचने के मूल बिंदु ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। हाँ, ये एक बुनियादी असहमति है। उदयन के लिए सार्वभौमिकता या यूनिवर्सल्स बाहरी वास्तविकता हैं, गोत्व, नीलापन,
ये सब दुनिया में सचमुच मौजूद है, जबकि रत्नकीर्ति के लिए ये केवल और केवल हमारी मानसिक रचनाएं हैं। और शब्दों के अर्थ को लेकर भी इनका टकराव पूरी तरह से विपरीत ध्रुवों पर है। हाँ, उदयन के लिए शब्द सकारात्मक वास्तविकता को दर्शाते हैं, वे सीधे दुनिया की चीजों की ओर इशारा करते हैं। भाषा उनके लिए वास्तविकता का एक पारदर्शी शीशा है। जबकि इसके विपरीत रत्नकीर्ति के लिए शब्द हमेशा अन्य के बहिष्कार को दर्शाते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान अवर्णनीय है, और जैसे ही हम किसी चीज का वर्णन करते हैं, हम उसकी असलियत को खो देते हैं। यहाँ एक बहुत ही त्रासद विडंबना सामने आती है ना? इंसान ने भाषा का आविष्कार ही इसीलिए किया था ताकि वो बाहरी वास्तविकता को बेहतर ढंग से समझ सके और दूसरों के साथ उसे साझा कर सके। सही बात है। लेकिन रत्नकीर्ति का दर्शन हमें बताता है कि भाषा अपने काम करने के तरीके के कारण ही वास्तविकता को विकृत करने के लिए मजबूर है। संवाद करने के लिए, बात करने के लिए हमें वास्तविकता को उन श्रेणियों में काटना ही पड़ता है जो असल में वहां है ही नहीं। ये मानव चेतना की एक ऐसी कीमत है जो हमें विचार करने और संवाद करने के लिए चुकानी ही पड़ती है। बिना श्रेणियों और बिना अपोह के हम दुनिया को समझ ही नहीं सकते। लेकिन उन्हीं श्रेणियों के कारण हम परम सत्य से हमेशा एक कदम दूर रहते हैं। बिल्कुल, ये एक अंतहीन चक्र है। तो इस पूरे ऐतिहासिक और तार्किक विश्लेषण से हम रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मुझे लगता है ये बहस हमें ये देखने पर मजबूर करती है कि हम अपनी मानसिक धारणाओं को लेकर कितने आश्वस्त रहते हैं। हाँ, हम बहुत जल्दी जजमेंट पास कर देते हैं। बिल्कुल, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे शब्द, हमारे लेबल और हमारे द्वारा बनाए गए जो भी सच है, वे बाहरी ब्रह्मांड के कोई शाश्वत नियम नहीं है। वे केवल हमारे दिमाग द्वारा हमारी अपनी सहूलियत के लिए बनाए गए नकारात्मक बाड़े हैं। और जब ये समझ हमारे भीतर विकसित होती है कि हमारी सबसे दृढ़ श्रेणियां भी केवल मानसिक रचनाएं ही हैं, तो हमारे विचारों में एक लचीलापन आता है, एक ठहराव आता है। हाँ, ये स्पष्ट हो जाता है कि जो सत्य हमें बिल्कुल पूर्ण और सकारात्मक लग रहा है, वो वास्तव में बहुत सी चीजों को खारिज करके, उन्हें इग्नोर करके बनाया गया है। तो इस पूरी गहन दार्शनिक यात्रा के अंत में मेरे मन में एक ऐसा विचार उभर कर आ रहा है जो शायद श्रोताओं के मन में भी लंबे समय तक ठहरने वाला है। वह क्या? अगर हमारी पूरी भाषा, हमारी सभी अवधारणाएं और दुनिया को समझने का हमारा पूरा ढांचा केवल इस बात पर टिका है कि चीजें क्या नहीं हैं, तो क्या इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ब्रह्मांड की जो असली, सकारात्मक और प्रत्यक्ष वास्तविकता है, वो पूरी तरह से और हमेशा के लिए अवर्णनीय है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भाषा, जिसे हम दुनिया से जुड़ने का सबसे बड़ा साधन मानते हैं, वो वास्तव में हमें उस विशुद्ध वास्तविकता से हमेशा के लिए काट देने वाला सबसे बड़ा फिल्टर है? मुझे लगता है ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमारी अपनी चेतना की सीमाओं को चुनौती देता है। बिल्कुल, और इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब कोई साधारण सी वस्तु भी आपकी नज़र के सामने आए, तो यह जरूर विचार कीजिएगा कि जो देखा जा रहा है वो बाहरी दुनिया का सत्य है या केवल आपके दिमाग द्वारा रचा गया एक नकारात्मक भ्रम। आज के इस डीप डाइव को हम इसी विचार के साथ यहीं विराम देते हैं।